दोस्तों नमस्कार। समाधान हिंदी विमर्श में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा है वाक्य में पद क्रम, कि वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए। किसी भी कोई भी वाक्य जब बनता है तो वो पदों से बनता है और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय ही पद हो सकते हैं। तो इसके लिए हम ये समझें कि हर एक भाषा का एक अपना निश्चित क्रम होता है पदों को लिखने का। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं आज हिंदी भाषा में हमें लिखते वक्त पदों का क्रम क्या रखना चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इस बात को पहले लिखा जाएगा या ये शब्द पहले आएगा या ये शब्द बाद में आएगा। तो उसी भ्रामक स्थिति को दूर करने के लिए यह अपनी क्लास है। तो हम समझें कि वाक्य में पदों का क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि हिंदी का एक सामान्य वाक्य होता है। तो एक सामान्य वाक्य, एक सामान्य वाक्य, एक सामान्य वाक्य में पद क्रम, एक सामान्य वाक्य में पद क्रम इस प्रकार होता है। कैसे होता है? जिसमें हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर उसके बाद क्रिया होगी। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये बात है हिंदी की। लेकिन यदि अगर वाक्य आपका अंग्रेजी का होता है तो अंग्रेजी में यह थोड़ा सा बदल जाता है कि कर्ता का मतलब हुआ यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो वही होता है लेकिन क्रिया यहाँ अंत में है, लेकिन यहाँ वर्ब सब्जेक्ट के साथ ही आती है वर्ब, और ऑब्जेक्ट कर्म जो है वो सबसे अंत में चला जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, बाकी वही क्रम रहता है। तो आप ये याद रखें अंग्रेजी का क्रम क्या होता है और हिंदी का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई एक सामान्य वाक्य होता है तो उस वाक्य में आपको कर्ता मिलेगा, कर्म मिलेगा और क्रिया। ये बात आगे आ जाएगी कि यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होंगे ही, बाकी के अन्य कारक भी आते हैं तो वो किस ढंग से लिखे जाते हैं इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि जो भी एक सामान्य वाक्य होता है तो उस वाक्य में ये चीजें तो होती ही हैं, और हिंदी का क्रम ये है और अंग्रेजी का क्रम यह होता है। दूसरी बात, यदि वाक्य में संबोधन कारक, यदि वाक्य में संबोधन कारक या कोई विस्मयादि बोधक या कोई विस्मयादि बोधक पद हो तो उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है। तो उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है। हम यदि किसी को संबोधित करते हैं या फिर किसी भी वाक्य में कोई विस्मयादि बोधक पद आता है तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे मोहन मेरी बात सुनो। मोहन मेरी बात सुनो। तो यहां देखिए मोहन को हमने संबोधित किया तो वो सबसे पहले लिखा गया है। अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, मतलब यहां आश्चर्य का भाव, विस्मयादि बोधक पद आया तो वो पहले लिखा जाएगा। पहली बात हमारी ये हुई। दूसरी बात ये कि विस्मयादि बोधक या संबोधन कारक आएंगे तो वो सबसे पहले लिखे जाएंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम हमारी कोई हिंदी भाषा का वाक्य लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी आती है वो यही आती है, और सबसे ज्यादा समझने के लिए। समझिए क्या है ये बात। यदि वाक्य में, तीसरी बात क्या है, यदि वाक्य में कर्ता, कर्म व, यदि कर्म भी आप हटा दीजिए, यदि वाक्य में कर्ता व कर्म, कर्ता व कर्म के अतिरिक्त, कर्ता व कर्म के अतिरिक्त अन्य, कर्ता व कर्म के अतिरिक्त अन्य कारक आते हैं, अन्य कारक आते हैं, तो उन्हें दोनों के बीच, दोनों के बीच का मतलब कर्ता और कर्म के बीच में, तो उन्हें दोनों के बीच विपरीत क्रम में लिखा जाता है। समझ लीजिए पहले एक बार। यदि वाक्य में कर्ता हो और कर्म हो, यदि वाक्य में कर्ता हो और कर्म हो, और लास्ट में क्या होती है, क्रिया होती है, यहां हमारा वाक्य खत्म होता है। तो वाक्य में कर्ता का मतलब आपका कौन सा कारक हो गया, 1 नंबर, और कर्म का मतलब कौन सा हो गया, 2 नंबर। तो यदि वाक्य में कर्ता और कर्म के अलावा अन्य कोई कारक आएंगे तो उन सभी कारकों को इन दोनों के बीच में विपरीत क्रम से लिखा जाएगा। विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ, 7 6 5 4 3, मतलब कर्ता के जस्ट बाद, यदि वाक्य में अधिकरण आता है तो कर्ता के जस्ट बाद पहले क्या आएगा, अधिकरण। यदि संबंध है तो फिर आपका क्या आ जाएगा, संबंध। और यदि अपादान भी दे रखा है तो फिर क्या आएगा, अपादान। यदि संप्रदान दे रखा है तो फिर क्या आएगा, संप्रदान। और यदि करण भी दे रखा है तो फिर क्या आ जाएगा, करण। तो फिर क्या आएगा, करण। याद रख लीजिए, वाक्य में कर्ता और कर्म के अलावा यदि और कारक आएंगे तो उन सभी कारकों को कर्ता और कर्म के बीच विपरीत क्रम से लिखा जाएगा। एक उदाहरण से समझ लीजिए। मोहन खेत में अपने परिवार के लिए फसल पैदा करता है। अब देखो सेंटेंस ये है कि मोहन खेत में अपने परिवार के लिए फसल पैदा करता है। सबसे पहली बात यहां डूअर, कर्ता, तो कर्ता कौन है, मोहन। मोहन क्या है यहां पे, कर्ता, मतलब 1 नंबर का कारक है ये पहला। मोहन क्या हो जाता है, कर्ता। दूसरी बात, किस चीज को पैदा करता है, फसल को। पैदा करना यहां पे क्या है, क्रिया। तो किस चीज को पैदा करता है, तो वो किसको पैदा करता है, फसल को। फसल यहां क्या है, कर्म। फसल क्या है, कर्म, दूसरे नंबर का कारक हो गया। पैदा करना क्या है, क्रिया हो गई। यहां पे अब यहां आता है कि किस में पैदा करता है, खेत में। खेत क्या है, अधिकरण। अधिकरण कौन से नंबर का कारक होता है, 7 नंबर का। किसके साथ पैदा करता है, यहां संबंध की कोई बात पूरे वाक्य में ही नहीं है।
किससे अलग होकर, किसी से शर्मा कर, किसी से तुलना करके, तो यहां अपादान की बात भी यहां नहीं है। किसके लिए करता है ये बात यहां पे है, परिवार के लिए। तो यहां अपना तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम है, ये तो निजवाचक सर्वनाम है। परिवार यहां क्या हो गया, संप्रदान। परिवार क्या है, संप्रदान, मतलब चौथे नंबर का कारक। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए सारी बातें हो गई। ये हमारी क्रिया हो चुकी है, यहां परिवार संप्रदान, ये 1 नंबर का रहा, ये 2 नंबर, लेकिन इन दोनों के बीच में 2 ही कारक आए तो वो विपरीत क्रम से आए, 7वां है और ये चौथा है। यदि अगर हम इस सेंटेंस को ये कहते हैं कि मोहन खेत में फसल अपने परिवार के लिए पैदा करता है, तो यह वाक्य रचना की दृष्टि से हमारा यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक निश्चित क्रम तो हमारा यही रहेगा कि वाक्य में यदि अगर कर्ता और कर्म के अलावा अन्य कारक आते हैं तो उन्हें उन दोनों के बीच में विपरीत क्रम से लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम चौथे नियम के लिए। नियम ना कहकर कि हम चौथी बात करते हैं कि पद में क्रम क्या होगा, पद क्रम क्या होगा वाक्य में। अब अगली बात इसमें आ जाती है चौथी हमारी कि यदि वाक्य में क्रिया के 2 कर्म हों, यदि वाक्य में क्रिया के 2 कर्म हों तो मुख्य कर्म का मतलब सजीव, मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म ये आमतौर पर कैसा होता है, निर्जीव होता है। गौण कर्म बाद में लिखा जाता है, गौण कर्म बाद में लिखा जाता है। समझिए कैसे, वाक्य में 2 कर्म आ जाएं। उदाहरण है कि मोहन अपने पुत्र को हिंदी पढ़ाता है। मोहन अपने पुत्र को हिंदी पढ़ाता है। ध्यान दीजिए यहां कर्ता कौन है, मोहन। अब बात आती है, पढ़ाता है क्रिया है, पढ़ाता है क्या है, क्रिया है, बाद में लिखा जाएगा। गौण कर्म आमतौर पर सजीव होता है और मुख्य कर्म जो होता है वो कैसा होता है, निर्जीव होता है। मोहन अपने पुत्र को हिंदी पढ़ाता है, तो उसका मुख्य कर्म क्या है, किस विषय को पढ़ाता है, हिंदी को पढ़ाता है। तो हिंदी यहां पे क्या हो गया, कर्म, लेकिन ये कर्म कैसा है, मुख्य है। ये कर्म कैसा है, मुख्य। और किसको पढ़ाता है, पुत्र को पढ़ाता है। तो यहां पुत्र भी क्या है, कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है, गौण कर्म है। अब आप समझिए कि गौण और मुख्य का मतलब क्या हुआ। गौण और मुख्य का मतलब ये हुआ कि मोहन का मुख्य पेशा क्या है, मोहन का मुख्य पेशा क्या है, हिंदी पढ़ाना। अब ये बात अपने आप में गौण है कि वो किसे पढ़ा रहा है, अपने पुत्र को पढ़ा रहा है या क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहा है या किसी बुजुर्ग को पढ़ा रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दीपक का मुख्य कर्म क्या है, हिंदी पढ़ाना, और मोहन का, और यहाँ दीपक का मुख्य कर्म क्या हो रहा है, व्याकरण पढ़ाना। अब वो चाहे बच्चों को पढ़ाए, चाहे बूढ़ों को पढ़ाए, चाहे युवाओं को पढ़ाए, ये बात कैसी है, गौण। तो यहाँ बच्चे क्या हो जाते हैं, कर्म हैं, लेकिन कैसे हैं, गौण कर्म हैं। ये कौन से कर्म हैं, गौण कर्म हैं। और यहाँ व्याकरण भी क्या है, कर्म है, लेकिन ये कैसा है, मुख्य कर्म है। ये कैसा है, मुख्य कर्म। आप ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, गौण कर्म आमतौर पर कैसा होता है, सजीव। यहाँ बच्चे सजीव हैं, यहाँ पुत्र सजीव हैं।
और मुख्य कर्म जो होता है वो आमतौर पर निर्जीव होता है। हिंदी यहाँ पे निर्जीव और यहाँ व्याकरण क्या है, निर्जीव। जो कर्म आपके मुख्य होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते हैं, निर्जीव, और जो कर्म आपके मुख्य होते हैं वो आमतौर पर कैसे होते हैं, सजीव। ये समझने वाली बात है। तो दो कर्म जब आएंगे तो गौण कर्म जो होगा वो पहले लिखा जाएगा और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। इससे अगली बात जो हमारी आएगी वो यह होती है कि यदि वाक्य में दो अधिकरण कारक आते हैं, यदि वाक्य में दो अधिकरण कारक आ जाएं तो उन अधिकरण कारकों का क्रम क्या रहेगा, ये समझना है। पांचवी बात यह आ जाती है, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में दो अधिकरण, यदि किसी वाक्य में दो अधिकरण हों तो कालवाचक, अधिकरण, तो कालवाचक अधिकरण पहले, तो कालवाचक अधिकरण पहले तथा स्थानवाचक अधिकरण बाद में, स्थानवाचक अधिकरण बाद में लिखा जाएगा, स्थानवाचक अधिकरण बाद में लिखा जाएगा। समझिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कालवाचक अधिकरण क्या है, स्थानवाचक अधिकरण क्या है। तो उसके लिए आप समझिए पहले कि हमें यदि अगर ये करना पड़े कि जब भी आप, एक तो ये बात याद रखें कि समय जो होता है वो अधिकरण में काउंट किया जाता है, क्योंकि अधिकरण का मतलब हम क्या मानते हैं कि क्रिया जिस धरातल पर घटित होती है, क्रिया होने के स्थान को हम अधिकरण कहते हैं, और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर। ठीक इसी तरीके से लिए समय के लिए भी विभक्ति यही काम में आती है। उसने सही समय में अपना काम कर दिखाया, वह ठीक समय पर पहुंचा, तो समय की विभक्तियां भी अधिकरण वाली ही होती है, तो समय को अधिकरण में काउंट किया जाता है। अब एक सेंटेंस में कहता हूं कि हमें सुबह सुबह बगीचे में, हमें सुबह सुबह बगीचे में घूमना चाहिए, हमें सुबह सुबह बगीचे में घूमना चाहिए। तो देखिए सुबह सुबह जो है ये भी क्या है आपका, अधिकरण, ये भी क्या है, अधिकरण, और बगीचा भी क्या है, अधिकरण है, बगीचा भी क्या है, अधिकरण। अब आप ध्यान दीजिए, बगीचा स्थान है और सुबह सुबह क्या है, समय, और हमने यही कहा है कि यदि किसी वाक्य में दो अधिकरण हों तो कालवाचक अधिकरण पहले तथा स्थानवाचक अधिकरण बाद में। तो कालवाचक, अगर हम इस सेंटेंस को इस ढंग से बोलते हैं कि हमें बगीचे में सुबह सुबह घूमना चाहिए, तो व्याकरणिक दृष्टि से यह हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्थानवाचक अधिकरण को पहले और कालवाचक अधिकरण पहले और स्थानवाचक अधिकरण बाद में लिखा जाएगा। एक और उदाहरण, चोर दोपहर में ही महल में घुस गया, चोर दोपहर में ही महल में घुस गया। तो यहां ध्यान दीजिए आप, दोपहर जो है ये अधिकरण हुआ, अधिकरण, और महल भी क्या है, अधिकरण है, महल भी क्या है, अधिकरण। हम महल को पहले नहीं रख सकते कि चोर महल में दोपहर में ही घुस गया, यह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब भी कभी वाक्य में को लिखते वक्त इन पदों के बारे में हम जानकारी रखें, और तभी हमारा किसी वाक्य के लिए हम के प्रति हम आश्वस्त हो सकते हैं
कि यह हमारा बिल्कुल ठीक है। रचना की दृष्टि से हम कहें या फिर अर्थ की दृष्टि से कहें तो वहां वाक्य हमारा सही हो सकता है, जबकि हम इन पदों के क्रमों को हम याद रखें। तो पदक्रम का टॉपिक अभी हमारा समाप्त नहीं होता है। 5 हमने इसमें बातें हमने पढ़ी हैं, इससे अगली हम और 5-6 बातें हम पढ़ेंगे जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।